नमस्कार, आरवी द विजन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र को देखेंगे। यह पेपर आपका 2019 का है। इसके पहले आप लोगों का 2020, 2021 और 2022 और 2023 का पेपर सॉल्व किया जा चुका है। आप लोग जाकर उसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, आईएमएफ के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, क्रिस्टीन लैगार्ड, रघुराम राजन और सुरजीत भल्ला। देखिए, करंट अफेयर्स के प्रश्न है, ये रिपीट प्रश्न नहीं होंगे और इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनको 2024 में एक बार फिर से नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी करंट अफेयर्स का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यह भी करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 यह भी करंट अफेयर्स का है। 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल या फिर मच्छर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, तिलचट्टा। ठीक है, देखिए तिलचट्टे का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। इसके रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव पाया जाता है, यानी कि जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं इसमें नहीं पाया जाता है। और लाल रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो तिलचट्टा कैसे ऑक्सीजन लेता है फिर? तो तिलचट्टा के शरीर में प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुँचती है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें, चावल, गेहूं या फिर गन्ना? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दालें। ठीक है, देखिए राइजोबियम नामक जीवाणु जो दलहनी फसलें होती हैं उनके जड़ों में उपस्थित गांठ में पाया जाता है और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि जो पौधे होते हैं वो सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं और इसलिए इन्हें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में इन्हीं जीवाणुओं की मदद से प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया था, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या बढ़ जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया था, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़, रेयान रूपांतरित स्टार्च। तो इसमें कौन सा सही मैच नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेयान। ठीक है, रेयान रूपांतरित स्टार्च। रेयान जो होता है ये कृत्रिम फाइबर है, न कि रूपांतरित स्टार्च है। आइए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केश बाल, लूता, रेशम, स्पाइडर सिल्क या फिर खुर? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास। कपास जो होता है एक मुलायम रोएदार प्राकृतिक रेशा होता है, यह सेलुलोज का बना होता है और जो अन्य सभी विकल्प दिए गए हैं वो क्या हैं? वो केराटिन प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया था, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। ऑप्शन दिया गया संचालन, संवहन एवं विकिरण। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए जो ऊष्मा, इस प्रश्न का जो आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं और यह 3 विधियों से होता है। ठीक है, संचालन या चालन, संवहन और विकिरण, इन तीनों माध्यम से होता है। और जो थर्मस फ्लास्क होता है उसमें लंबे समय तक तरल जो पदार्थ, कोई भी तरल पदार्थ होता है वह गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का संचालन, संवहन एवं विकिरण तीनों बाधित होता है। क्योंकि जो बॉटल होता है उसमें 2 लेयर के बीच में एयर होता है और एयर क्या होता है? एयर जो होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया था कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, अशु ग्रंथि, अग्नाशय या थायराइड? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थायराइड, अग्नाशय। ठीक है, जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। ठीक है,
यह क्या होता है, यह एक हल्के पीले रंग की जो है कि विकसित ग्रंथि होती है। यह आमाशय एवं ड्यूडेनम के बीच में स्थित होता है और इससे अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस जो है कि स्रावित होता है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम या फिर टैल्क? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जिप्सम। और कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है। और जिप्सम का जो प्रयोग होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा अमोनियम सल्फेट के रूप में खाद बनाने में होता है। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पदार्थ दिया गया है, दूसरी तरफ उसका उपयोग दिया गया है। सिल्वर ब्रोमाइड, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार या फिर दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी तीनों सही सुमेलित है, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का सही सुमेलन क्या होगा? तो होगा इसका जो होगा वो होगा फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है, ठीक है, ना कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में। किस में होता है? फोटोग्राफी में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा गया था कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है? अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनाल एवं फ्लेवोनाइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनाल एवं फ्लेवोनाइड, ठीक है। और जो तुलसी का पौधा होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका वैज्ञानिक नाम है ऑक्सिमम या आसिमम सैक्टम है और यह एक औषधि पौधा होता है। तुलसी के पौधे के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनाल आदि उपस्थित होता है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। आइए प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया था कि सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों इसमें क्या है? दोनों सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया था, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या फिर आधुनिक पर्यावरण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आप क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है, पर्यावरण। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है या जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाती है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सामान्य रूप से क्या होता है कि सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जाति विविधता में कमी आती है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें ये डिक्रीज होता है, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर 24 देखते, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन्स, मैथिल मर्क्यूरी, गुलाब का पौधा या फिर सूरजमुखी का पुष्प। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लाइकेन्स। कौन सा राइट हो जाएगा? लाइकेन्स हो जाएगा, ठीक है। लाइकेन्स जो कि थैलोफाइटा एक प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं उगते हैं। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये अलवणीकरण, समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण, पेयजल, विकृतीकरण, प्रोटीन, पाश्चुरीकरण, चाय। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पाश्चुरीकरण चाय। यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, पाश्चुरीकरण किसका होता है दूध का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया था कि गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है कौन सी गैस है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग को पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीथेन। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर है। ऑप्शन दिया गया पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम या फिर न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम हो जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान की गई थी और इसका सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। यह भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव या फिर पुदुचेरी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दीव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया था, चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कहा गया है कि मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। और कारण आर में कहा गया कि SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। ठीक है, और नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कूट में दिया गया कि ए तथा आर दोनों सही है एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया था बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है और 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों सही, यानी कि जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक होता है उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों को शामिल किया जाता है। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया था कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी। यहाँ पे 4 जो कि चीज़ें दी गई हैं, इनको हमें क्या करना है, इनको क्रम वाइज जो कि सही करना है। ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 और 4, 1, 3, 4 और 2, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 1 और 4। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4 और 2। कैसे होगा उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये आया था 1972 में। कब आया था, ये आया था 1972 में। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था, जैव विविधता अधिनियम आया था आपका 2002 में। ये आया है 2002 में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है, यह 1973। और प्रोजेक्ट हाथी कब आया है, तो प्रोजेक्ट हाथी आया 1992 में, 1992। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 और फिर उसके बाद 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33।
प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया था, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन या फिर 30 दिन? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। 21 दिन होता है इसमें, ये ज़रूरी होता है 21 दिन में कराना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। 34 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण, मृत्यु का पंजीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HIV का परीक्षण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया था, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा U आकार, उल्टा V आकार, उल्टा L आकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उल्टा U आकार। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36, इसमें पूछा गया था कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कहा गया है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर में कहा गया है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर लें। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट में दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या होगा 36 में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 37 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? मनरेगा, पहल, NSAP और उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, पहल हो जाएगा। और ये जो कि 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा LPG गैस सब्सिडी योजना प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ठीक है, की शुरुआत की गई थी इसके पहल के द्वारा। और इसके लिए इस योजना को मोबाइल, आधार संख्या और बैंक खाते से जोड़ा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है या है? यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी यानी कवर करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों सही है इसमें, यानी कि यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित कवर करेगी। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना है और 18 वर्ष आयु से अधिक बच्चों की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 39। इसमें पूछा गया था कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो भारत ने पट्टेदारी सुधार उपाय 60वें दशक के दौरान अपनाए गए थे। भारत में पट्टेदारी सुधार उपाय 60वें दशक के दौरान अपनाए गए थे और इस कानून का मुख्य उद्देश्य जो था वह था लगान का विनियमन करना, पट्टा अवधि की सुरक्षा और पट्टेदारी के स्वामित्व की घोषणा करना था। आइए प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 में पूछा गया था, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2, 3 और 4 सही, 1, 2
सॉरी लास्ट में ऑप्शन जो दिया 1, 3 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 सही है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 41। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया था स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने वाले झीलों का सही क्रम है। पढ़ने वाले वाले झीलों का सही क्रम क्या है? लेक टिम्सा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजला। और बी में दिया कि ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा, लेक मंजला, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सॉरी, इसमें जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 41 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दिया गया दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण देखेंगे हम लोग क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले पड़ेगा लेक मंजला, फिर आएगा लेक टेम्सा, फिर ग्रेटर बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया था टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक कटक का। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए गए हैं और सूची 2 में देश का नाम दिया गया है। विली विलीज, टैफू, बैगुइयो, हरिकेन्स। और देश में कौन कौन सा देश है? फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। तो यहाँ पर लोग मैच करा लेते हैं। देखिए जो विली विली होता है, विली विलीज होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, हरिकेन्स यूएसए में है तो डी का 4 हो जाएगा। टैफू जापान का है। ठीक है, और बगुइयो कहाँ चला जाएगा आपका? फिलीपींस। ठीक है, तो राइट आंसर आप क्या देखते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 हो गया और डी का 4 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? कजान, ओमस्क, सोची या फिर चिता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम डायरेक्ट देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोची। ठीक है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है उसकी लंबाई कुल 9,289 किलोमीटर है। कितना है? 9,289 किलोमीटर है। ठीक है, और यह जो कि विश्व में सबसे लंबी रेलवे लाइन है जो रूस की राजधानी मॉस्को को सुदूर पूर्व के नगर व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। सोची नगर जो है काला सागर के तट पर स्थित काकेशस रेल मार्ग पर अवस्थित है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 45। प्रश्न संख्या 45 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवन दिया गया और देश दिया गया है। संता आना, कैलिफोर्निया, हबूब, सूडान, यामो जापान, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिस्ट्रल कहाँ पाया जाता है? मिस्ट्रल जो ठंडी पवन है और ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि कहाँ पे होता है? ये पाया जाता है स्पेन और फ्रांस में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, ये होगा स्पेन और फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। इसमें पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिया है, सूची 2 में अवस्थिति उसकी दी गई है तालचेर, कर्णपुरा, सिंगरौली, सिंगरेनी, और इधर दिया अवस्थिति में दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी और महानदी घाटी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 41, 23। कैसे होगा? तालचीर कहाँ है? तालचीर महानदी घाटी में है। ठीक है, महानदी घाटी में हो जाएगा, तो ये का हो जाएगा 4। कर्णपुरा कहाँ है? ये दामोदर घाटी में है, कर्णपुरा दामोदर घाटी में, तो बी का 3 हो जाएगा। सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली आपका सोन घाटी में है, तो सी का 2 हो जाएगा। और सिंगरेनी कहाँ है? सिंगरेनी है दामोदर घाटी में। ठीक है, तो ये इस तरह से मैच होगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 47। प्रश्न संख्या 47 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला मंदाता, नामचा बरवा, कामेट या नंगा पर्वत। तो राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी। देखिए जो आयोग ने जो इसका जवाब दिया वह ए और बी दोनों को माना है, गुरला मंदाता और नामचा बरवा। यानी नामचा बरवा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने दोनों को माना है। कैसे माना है कि
गुरला मंदाता को पश्चिमी तिब्बत में है, कहाँ पे है, पश्चिमी तिब्बत में है, जबकि नामचा बरवा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में स्थित है। ठीक है, तो आयोग ने इसका राइट आंसर क्या माना था, आयोग ने इसका राइट आंसर ए और बी दोनों माना था, ए एंड बी। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 48। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया था, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 48 का, 48 का बी हो जाएगा। ठीक है, 48 क्या हो जाएगा, 48 का बी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 49, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल था परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी के ऊपरी भाग में, मार्ग में या भाग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, राजस्थान, अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 50। प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया था, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, या फिर कावेरी डेल्टा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, बंगाल डेल्टा। ठीक है, मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। बंगाल डेल्टा का निर्माण ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी द्वारा किया गया है। इसे गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया था, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उन जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। ठीक है, कारण आर में कहा गया कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। और ऑप्शन दिया गया कथन ए तथा कारण दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है, और कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 52, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 52 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई, राजस्व अधिकारी, दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जरीब। जरीब जो होता था, जरीब क्या है, यहाँ दिया है एक प्रकार का कर। जरीब जो कि कर नहीं, टैक्स नहीं होता था, यह क्या होता था, यह भूमि की माप हेतु एक प्रयुक्त होती थी। जब भूमि की माप होती थी तो वहाँ पे जरीब का प्रयोग किया जाता था, उपयोग किया जाता था। आइए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 में दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में मुल्ला दाऊद, दामोदर कबीर, सोमनाथ, अमीर खुसरो राइटर्स के नाम है। सूची 2 में उनकी राइटिंग्स का नाम है, चंदायन, आशिका, पद्मावती कथा, राग विबोध। तो इसको मैच कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे मुल्ला दाऊद का देखें तो इनका क्या है, इनका है चांदायन। ठीक है, मुल्ला दाऊद क्या है, चांदायन। दामोदर कवि का क्या हो जाएगा, पद्मावती कथा। क्या हो जाएगा, पद्मावती कथा। सोमनाथ ने क्या लिखा, सोमनाथ ने लिखा राग विबोध। और अमीर खुसरो साहब क्या लिखे थे, आशिका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1 हो गया, और बी का जो है कि आपका 3, बी का 3 हो गया। ठीक है, सी का 4 हो जाएगा, तो सी का 4 और डी का 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 54, क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। देखिए, अकबर से पूर्व तानसेन भाटा क्षेत्र रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ दरबारी कबीर के रूप में रह रहे थे।
तानसेन का जो मूल नाम है, उनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। बहुत से लोग जानते होंगे, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इनका क्या नाम था? रामतनु पांडे, ठीक है। और तानसेन के गुरु जो थे उनका क्या नाम था? स्वामी हरिदास था। अकबर ने तानसेन को एक उपाधि दी थी, वो कौन सी दी थी? कंठा भरणवाड़ी विलास, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 55। इसमें दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा और सूचियों के नीचे दिया गया कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजवंश दिया गया है, सूची 2 में राजधानी। पल्लव, वारंगल, पांड्य, कांची, यादव, मदुरा, काकती, देवगिरी। तो इसका सही सुमेलन क्या होगा? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पल्लव क्या होगा? पल्लव का कांची होगा, ए का 2 हो जाएगा। पांड्य का क्या होगा? पांड्य का मदुरा हो जाएगा, पांड्य का मदुरा, 2 का बी का 3 हो जाएगा। यादव का क्या हो जाएगा? यादव का आपका हो जाएगा देवगिरी, कहाँ गया देवगिरी? देवगिरी 4, और काकती का हो जाएगा आपका वारंगल, ठीक है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, और सी का 4, और डी का 1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 56 में पूछा गया था निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। राबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, आटाला मस्जिद जौनपुर। हमको उसको क्या करना है? उसको हमको सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेट देख लेते हैं। तो जब हम लोग डेट देखते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम जो बना कब बना हुआ है? सबसे पहले यह बना हुआ है, और ये बना हुआ है आपका जो है कि नहीं 1408 में हमारा बना हुआ है इब्राहिम सरकी के द्वारा अटाला मस्जिद जौनपुर। अटाला मस्जिद जौनपुर 1408 में बना है, ठीक है। और शेरशाह का मकबरा कब बना है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में 40 से 45 में बना है, 1540 से 45 के बीच में बना है। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कब बना है? इसका दिल्ली में बना है 1564 में। और राबिया दुरानी का मकबरा कब बना है? यह बना 1678 में, यानी सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट में राबिया 1 हो जाएगा, राबिया दुरानी का मकबरा सबसे लास्ट में। एक कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में भी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 54 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 57 में पूछा गया था कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित था, थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कूट में कहा गया है केवल एक और दो दोनों, केवल 2, न तो 1 नहीं 2। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केवल 1 सही है, 2 नहीं सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो कि संधियाँ दिया गया है, इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि है। सूची 2 में डेट दिया हुआ, ईयर दिया हुआ है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? आप सभी लोग को पता है कि इलाहाबाद में 2 संधियाँ हुई थी 1765 में, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। मंगलौर की संधि देखें तो मंगलौर की संधि हुई थी आप लोगों का मंगलौर की जो संधि हुई थी वह रुक जाए 1 मिनट, 1769 में, ठीक है। मंगलौर संधि कब हुई? 1769 में। सालबाई संधि 1782 में हुई थी और मद्रास संधि कब हुई? 1784 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 4213 ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 हो जाएगा, सॉरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा। बी का मंगलौर संधि कब हुई है? मंगलौर की संधि हुई है 1784। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4213। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 59। प्रश्न संख्या 59 में पूछा गया था
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और कूट दिया गया है 4, 2, 3, 1। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये सब घटनाएं कब कब घटित हुई है। पूना पैक्ट की बात करें तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ है? यह हुआ है 1932 में। ठीक है, ये हुआ 1932 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये भी हुआ है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ है। कब हुआ? 1931, सॉरी कलम नहीं चल रहा है, 1931। और क्रिप्स मिशन बात करें तो 1942 में आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन यह हुआ था 1930 में। ठीक है, तो सबसे पहले 1930 की घटना होगी, 4 होगा सबसे पहले, फिर गांधी इरविन समझौता 2 होगा, 4, 2, 1 और जो है कि 3, 4, 2, 1, 4, 2, 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया था असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो दोनों, केवल दो, न तो एक नहीं दो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों। आइए प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 61। प्रश्न संख्या 61 में पूछा गया था मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालचारी, चित्तरंजन दास या BP मेनन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजगोपालाचारी। ठीक है, और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 10 जुलाई 1944, 10 जुलाई 1944। ठीक है, आइए प्रस्तुत किया गया था। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 62 में पूछा गया था द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे पार्थ सारथी गुप्त, S गोपाल, BR नंदा, बिपिन चंद्र। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में पूछा गया था निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 64। प्रश्न संख्या 64 में पूछा गया था पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कूट केवल एक, ये 2 तथा 3, 1 तथा 2 दोनों, केवल 3। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 3। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 65। प्रश्न संख्या 65 में पूछा गया था मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? RTI अधिनियम, RTE, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया? RTE अधिनियम, और ऑप्शन नंबर बी में दिया RTI अधिनियम, मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RTI अधिनियम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, RTI अधिनियम। मजदूर किसान शक्ति संगठन की स्थापना अरोड़ा राय, शंकर सिंह, निखिल डे आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से 1987 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में पूछा गया था 66 में क्या पूछा गया था? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महिला किसान सशक्तिकरण एवं योजना। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 67, 67। ये रिपीट हो गया है
67 देखते हैं। 67 में पूछा गया था, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच.जे. लास्की या केसी व्हेयर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, केसी व्हेयर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 68 में पूछा गया था कि निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। और तो इसमें राइट आंसर क्या, पहले हम लोग दे देते हैं घटनाएं कब कब कैसे कैसे घटित हुई, ठीक है। ये देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पहली घटना है ये हुई है 1947 में, ठीक है, ये हुआ 1947। और भारत का संविधान कब लागू हुआ आप लोग को पता है? 1949 में या 1950 में, ठीक है। जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, कब किया? यह इन लोगों ने किया 1957 में। और जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, कब हुआ था? यह भी 1957 में हुआ था, लेकिन यह 26 नवंबर को हुआ था। यह भी 1957 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले घटना कौन सी घटित हो रही है? पहला 1947 में, और महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में। और 1957 में क्या हुआ? और 1957 लास्ट में क्या हुआ? जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो 1 2 3 4 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन 1, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण आर में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट में कहा गया है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 में पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को? तो पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? या मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो पंचायती इस वर्ष 2010 से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। 71 में पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45 या फिर आर्टिकल 43A? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आर्टिकल 43 का ए। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 72, 72 में पूछा गया था, संविधान की प्रस्तावना का विविध स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता है? विधिक पूछा है, विविध नहीं, विधिक है। और विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। आइए प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि या फिर राज्य की कार्यपालिका का शक्ति विस्तार? तो 162 के अंतर्गत क्या किसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें आर्टिकल 162 में किया गया है, यानी कि वो आर्टिकल 162 के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 74। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी या भीमा शंकर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्कंडेश्वर, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्कंडेश्वर। और यह मंदिर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में
वेनगंगा नदी के तट पर अवस्थित है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 75 में पूछा गया था। 75 में क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में तूफान हरिकेन अगस्त सितंबर 2019 एक करंट का प्रश्न है, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अक्टूबर 2019 भारत, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 77 भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 73 देखते हैं, एक रिपीटेड है। 78 ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 79 ठीक है, करंट अफेयर्स। 80 इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 80 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 81 चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? आभूषण, चित्रकारी, बांस कला या फिर संगमरमर की नक्काशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांस कला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, सिक्किम भारत या फिर क्यूबेक कनाडा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम भारत, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, सिक्किम भारत है और ये क्या है? यह 100% जैविक राज्य है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 83 ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न, छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 84 करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 85 में प्रश्न पूछा गया था कि मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? बेरी, घेंगा, रतौंधी या फिर वर्णांधता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरी, ठीक है। यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन B1, ठीक है। उसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है थायमीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक तरफ विटामिन दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके सोर्स दिए हुए हैं। विटामिन B6 धान की चोकर और राइस ब्रांड, विटामिन B2 या कार्ड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल या विटामिन के अल्फाल्फा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर B2, ठीक है। B2 कार्ड यकृत तेल नहीं होता है। इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है सुमित नहीं है ना, ठीक है। चलिए इसके सोर्स के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे विटामिन B2 का सोर्स क्या होता है, राइट सोर्स क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में पूछा गया था कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट में कहा गया है कि ए तथा आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है। आर क्यों गलत है? आर इसलिए गलत है कि मानव अंग सूक्ष्म पोषकों का संश्लेषण नहीं करते हैं और यहाँ पे क्या दिया गया है? संश्लेषण करते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 में पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 केवलार, टेक्साल, जिंक फास्फाइड, नाइट्रोसेलुलोज। और सूची 2 में क्या दिया गया? विस्फोटक, संश्लेषित रेशा, कैंसर रोधी दवा और रोटेंडनाशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। केवलार क्या हो जाएगा? संश्लेषित रेशा हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा टेक्साल, कैंसर रोधी दवा है, बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। जिंक फास्फाइड की बात करें तो जिंक फास्फाइड कहाँ चला जाएगा? सी का 4 हो जाएगा। और नाइट्रोसेलुलोज क्या हो जाएगा? यह है आपका विस्फोटक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4, 3,
सॉरी 2341 ऑप्शन नंबर बी 2341। ठीक है, प्रश्न संख्या देखते हैं 89 में पूछा गया था निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, विसरण या फिर विकिरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 90। प्रश्न संख्या 90 में पूछा गया था प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या फिर अपवर्तन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91 में पूछा गया था एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं, और क्या होता है, और जो है कि वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 92 में पूछा गया था कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह। ठीक है, लौह की कमी होती है, इसके अलावा उसको संपूर्ण आहार होता है वो मिल जाता है। और जो आयोग ने उसका उत्तर ये माना है, लेकिन माँ के दूध में लौह अल्प मात्रा में भी पाया जाता है। ठीक है, आयोग ने राइट आंसर ये माना है, लेकिन लौह भी कुछ मात्रा में पाया जाता है दूध में। 93 में देखते हैं 93 में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित पदार्थों को उनकी पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पहली बार जब वे लाइब्रेरी में, ठीक है, उनका संश्लेषण किया गया, उस कालक्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। ब्लैक गोल्ड, फुलेरिन, ग्राफीन और केवलार। तो उसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जो है कि केवलार को 1965 में किया गया था। तो सबसे पहले जो इसमें किया गया वो केवलार को किया गया है। केवलार गए पहला यह हो जाएगा 1965 के बाद फुलेरिन को 1985 में किया गया, तो फुलेरिन दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। और फुलेरिन के बाद जो है कि गैफरीन 2004 में किया गया है, तीसरे स्थान पे आ जाएगा। और सबसे लास्ट में ये हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4231। ठीक है, 4231 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 94 में पूछा गया था कि बिब्लियोमेट्री है पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण या फिर पुस्तकालय सेवा। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूचना प्रबंधन उपकरण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। 95 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति या फिर वापसी की शक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्बिडो का मतलब होता है वापसी की शक्ति। ठीक है, चलिए 96 देखते हैं। 96 में पूछा गया था गहरी कार्बन वेधशाला DCO। ठीक है, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है या है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट में दिया गया केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक नहीं दो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 97 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में जल संरक्षण की बात नहीं कही गई थी, बल्कि इसमें किसकी बात की गई थी? इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी की बात कही गई थी। ठीक है, कार्बन के उत्सर्जन में कमी की बात की गई थी। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 98, क्वेश्चन नंबर 98।
इसमें पूछा गया था कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। कारण आर में कहा गया है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में कहा गया है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। आइए प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। 99 में पूछा गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो सबको पता है क्या होता है इसमें एनर्जी, जो पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा क्या होती है वो घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 100 देखते हैं। 100 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल या फिर नीला हरा शैवाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, नीला हरा शैवाल। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 101। 101 में पूछा गया कि धुआं स्मॉग जो होता है आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण स्मॉग बनता है? ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101 का डी हो जाएगा। ठीक है, 101 का क्या हो जाएगा? 101 का डी हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर की ऑक्साइड। चलिए 102 देखते हैं। 102 में पूछा गया था कि निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? जीन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण या फिर प्रदूषण नियंत्रण। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 102 का बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं हम लोग 103। 103 में पूछा गया था कि श्याम बीवर होता है ब्लैक होल, क्या होता है? हवाई जहाज़ की उड़ान का अभिलेखक, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर डी, सिमट गया तारा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 104। 104 में पूछा गया था कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, कौन सा है? गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर मध्य भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 100 का सी हो जाएगा, 104 का सी हो जाएगा। 105 देखते हैं। 105 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या फिर वित्त आयोग। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है, प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 में पूछा गया था कि लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। नायक समिति, आबिद हुसैन समिति, एस कोहली समिति या कार्बे समिति। इनको हमको क्या करना है? कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कार्बे समिति की बात करें तो कार्बे समिति कब बनी थी? यह बनी थी कार्बे समिति आपकी कब बनी है? यह बनी है 1955 में। ठीक है, कार्बे समिति। आबिद हुसैन समिति की बात करें तो बनी 1988 1988 में। और इसका हम लोग बात करें नायक समिति की, नायक समिति 1991 बनी है 1991 में। और कोहली समिति कब बनी है? 2015 में बनी है। 88 हो गया पहला, ये पहला हो जाएगा, यह पहला हो गया का, ये दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया और यह चौथा हो गया। ठीक है, 3241 आपका है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 106 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सबसे पहले चौथा बना था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 में क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कार्यक्रम दिया गया, सूची 2 में उसके प्रारंभ वर्ष, ठीक है, स्टार्टिंग ईयर का उल्लेख किया गया है।
अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1975, समन्वित बाल विकास योजना 1976, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1983। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2143। 2143। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 108। 108 में पूछा गया था कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की हद दर में तेजी से गिरावट आई है। कारण आर में कहा गया कि पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण से इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में क्या दिया है? ए तथा आर दोनों सही है एवं आर कथन ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 108 का? 108 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। 109 देखते हैं। 109 में पूछा गया था भारत में निर्भरता अनुपात डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, या 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष व अधिक की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिपेंडेंसी क्यों घट रही है? क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है। चलिए 110 देखते हैं। 110 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? SDG 6, SDG 7, SDG 8 या फिर SDG 9? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SDG 6। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। 111 में पूछा गया था कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रटलैंड आयोग, एजेंडा 21। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लब ऑफ रोम। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं वो 112। 112 में पूछा गया था वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। 113 में प्रश्न पूछा गया था कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक एवं दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, न तो एक न ही दो। आइए प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। 114 में पूछा गया था जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? मोरिस डी मोरिस, UNDP, महबूब उल हक, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरिस डी मोरिस। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115। 115 भारत का वैश्विक भूख सूचकांक, ये करंट अफेयर का प्रश्न था, उसको छोड़ दीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में वनस्पति का प्रकार दिया गया, सूची 2 में उसके क्षेत्र दिए गए हैं। माकवी, कैलिफोर्निया, फिम्बस, भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र, चैपरेल, दक्षिण अफ्रीका, मैटोरल और चिली। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका मैच। ठीक है, तो जो माकवी है, प्रश्न संख्या कौन सा है? 116। ठीक है, माकवी देखेंगे, माकवी किधर है? तो ये भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में है। ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिम्बस कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। ए का, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ठीक है, चैपरेल किधर है? कैलिफोर्निया हो गया। तो सी का 1 और डी का 4। ठीक है, मैटोरल, चिली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117।
117 में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश का नाम दिया गया, सूची 2 में राजधानी दी गई है। ठीक है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इधर राजधानी कौन कौन सा है? ताशकंद, दुशांबे, बिश्केक और अशगाबाद। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा ताशकंद में। ठीक है, ताजिकिस्तान किधर है? ताजिकिस्तान का दुशांबे में, किर्गिस्तान बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद में। तो 1 2 3 4 है, सीधे सीधे है 1 2 3 4। राइट आंसर आपका नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 118। 118 में पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 प्राकृतिक वनस्पति, सूची 2 क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति बबूल, बायोबाब और देवदार। भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय, सहारा, सवाना। ठीक है, 118 में हम लोग देख रहे थे। 118 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1 2 3 4 1 हो जाएगा। अधिजीवी वनस्पति जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है भूमध्य रेखी में। ठीक है, ये भूमध्य रेखी में हो गया। बबूल कहाँ है? बबूल आपका हो जाएगा सहारा में, सहारा में हो जाएगा। बायोबाब कहाँ है? सवाना। और आपका लास्ट बचा देवदार, ये कहाँ चला जाएगा? भूमध्य सागरीय। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 119। 119 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजातीय स्थान पिग्मी, कांगो बेसिन, अंगामी, नागालैंड, एनू, जापान, किर्गिज, सूडान। तो किर्गिज जो होता है किर्गिज सूडान में नहीं, कहाँ पे? मध्य एशिया में है। ठीक है, किर्गिज नहीं होता है, किर्गिज होता है। कहाँ पे है? ये आपका है मध्य एशिया में है, ये मध्य एशिया में है। चलिए प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 में पूछा गया था, कट गया प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में कहा गया कि हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया। कारण आर में कहा गया कि हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट में दिया गया कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। और ऑप्शन डी में कहा गया है कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 120 का बी हो जाएगा। 121 देखा, 121 देखिए तो उसमें क्या प्रश्न पूछा गया है? मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, देखते हैं कैसे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा है? हमको पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है। ठीक है, हमको किधर जाना है? पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना है। सबसे पहले सतपुड़ा आएगा, फिर महादेव, मैकाल और फिर सबसे लास्ट में छोटा नागपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 122। 122 में पूछा गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर कहा गया कि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य तरंग उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। और कूट में कहा गया कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। चलिए डायरेक्ट हम लोग उसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या उसका हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 122 का। ठीक है, दोनों सही है। 123 देखते हैं जल्दी जल्दी। 123 में पूछा गया था कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान का, जलोढ़ मैदान का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोवरी मैदान का। 124 में पूछा गया था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? चंबल, दामोदर, गंडक या रामगंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 124 का बी हो जाएगा। ठीक है, 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दामोदर। आज 125 प्रश्न देखते हैं। 125वें प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किससे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 125 का 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। आइए 126 देखते हैं।
126 में पूछा गया था कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। कूट में कहा गया है ऑप्शन ए में केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में 2 और 3, ऑप्शन सी में केवल 1 और 3, ऑप्शन डी में 1, 2 और 3 सही, तीनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, आइए 127 देखते हैं हम लोग। 127 में पूछा गया था, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। कारण आर में कहा गया कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सही है? देखिए, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया, सही है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक है, चलिए आइए हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं। 128 में पूछा गया था, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। तो सरनाल का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1572 में, 1500 ये हुआ 1572 में। सरनाल हुआ आपका 1572 में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। और धर्मत का युद्ध कब हुआ है? धर्मत का युद्ध हुआ है 1658। ठीक है, 1658। और जजाऊ का युद्ध कब हुआ है? तो जजाऊ का युद्ध हुआ है आपका जो है कि 1707 में। 1707 सबसे लास्ट में कौन सा युद्ध हुआ है? जजाऊ का युद्ध। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा हुआ है? 1540 बिलग्राम का युद्ध। तो 2-1-3-4 2-1-3-4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 128 का ए। ठीक है, 129 में पूछा गया था कि हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट में कहा गया है ऑप्शन नंबर ए में केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में 1, 2, न तो 1 नहीं 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों। एक 130 देखते हैं प्रश्न संख्या। 130 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। इक्ता एक राज्यों से एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था कि अपने साम्राज्य को असंख्य छोटी बड़ी इक्ताओं में विभाजित किया था। इक्ता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? नगद वेतन के बदले किसी को कृषि योग्य भूमि का लगान हस्तांतरित करना। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 131 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुस्तकें दिया गया, इधर लेखक दिया गया है। तबकाते नासरी, मिनाजु सिराज जसजानी, तारीख़ फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ, तुगलकनामा इब्न बतूता, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुगलकनामा इब्न बतूता तो नहीं लिखा था, किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। चलिए 132 देखते हैं। 132 में पूछा गया था कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870, 1872, 1874, 1876। तो आप सभी लोग को पता है कब इसको लागू किया, कब पारित किया गया था? तो 1872 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, आइए सुमेलित कर लेते हैं। पावना विद्रोह कब हुआ है? पावना विद्रोह हुआ 1873 से 85 के बीच में।
ठीक है। पावना कब हुआ? 1873 के 85 के बीच में, यानी कि ए का 2 हो गया। ए का विद्रोह कब हुआ है? तो ए का हुआ 1922। ठीक है। संथाल 1855-56 और ताना भगत 1914 में। ठीक है। तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 134। 134 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, सांप्रदायिक निर्णय 1933। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्णय, जो कि हुआ था 1932 में। ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 में प्रश्न पूछा गया है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब होती है भैया? इनकी मृत्यु होती है 1915 में। ठीक है। 1915 में इनकी डेथ हो जाती है फिरोज शाह मेहता की। जलियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है 1919 में हुआ, 1919 में हुआ। साइमन आयोग की नियुक्ति 1927 या 28 सब जानते हैं। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1930। पहली घटना कौन है? फिरोज शाह मेहता, 4 हो जाएगा पहली घटना। दूसरी घटना कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तीसरी घटना हो जाएगी साइमन आयोग। ठीक है। चौथी हो जाएगी आपका ये। तो राइट आंसर 3241, 3241, सॉरी 1 2 3 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होगी। ठीक है। फिर 1 2 1, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले फिरोज शाह मेहता 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 2, 4 2। फिर इसके बाद साइमन आयोग 1 और फिर 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 136 देखते हैं। 136 में पूछा गया था कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। लाल किला दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में, आगरा फोर्ट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो है कि लाल किला दिल्ली में। चलिए 137 देखते हैं जल्दी से। 137 में पूछा गया था, बहुत लंबे लंबे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण आर में कहा गया कि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 137 का 137 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही जो कि व्याख्या नहीं कर पाता है। 138 देखें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 को से अपनाया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 नहीं 2। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 138 का 138 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 ना ही 2। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर नहीं बल्कि शक संवत पर आधारित। किस पे है? ये जो कि शक संवत पे है। ठीक है। और जिसका पहला महीना चैत्र होता है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च, इसको कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1957 से इसको लागू किया गया। चलिए अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 139 जो है कि प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रखा गया। 1975, 1977, 1976 या 1981। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 139 ना, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976। ठीक है, 1976। 140 प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया था कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी ने? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है।
भारत में नियोजित विकास का जो विरोध महात्मा गांधी ने किया था, और गांधी जी औद्योगिकरण एवं मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई भी माना था। 141 देखते हैं, इसमें पूछा गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। कूट में दिया गया कि ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए की सही व्याख्या है। ए में ऑप्शन बी में कहा गया कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी में कहा गया कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी में कहा गया कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 141 का क्या हो जाएगा? 141 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 142 देखते हैं। 142 में पूछा गया है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत नहीं मिलेगी। चलिए 140 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में नहीं है बल्कि किस में है? चौथी सूची में इसकी बात कही गई है। चलिए प्रश्न संख्या 144 देखते हैं। 144 में पूछा गया था कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29 या फिर 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कुल कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, चलिए 145 देखते हैं। 145 में पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया। यह प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। कूट में कहा गया केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक, न तो एक नहीं दो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, 146 में प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ठीक है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। इसके अंतर्गत इन राज्यों में इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति है। 147 में देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है कि टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण का तात्पर्य होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो टू बी सर्टिफाइड का मतलब जो होता है सही हो जाएगा, मिलान क्या हो जाएगा उसका? वह उत्प्रेषण से होगा, ना कि प्रतिषेध से। ठीक है, और प्रतिषेध का तात्पर्य होता है मना करना, टू डिनाई। 148 में प्रश्न पूछा गया था कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 109, आर्टिकल 110, आर्टिकल 111, आर्टिकल 112। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 110। ठीक है, धन विधेयक को भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर करके इसे धन विधेयक घोषित करता है। आइए प्रश्न संख्या देखते हैं 149। ठीक है, करंट अफेयर्स का प्रश्न इसे छोड़ देते हैं। 150 देखते हैं। 150, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बाकू, अजरबैजान। ठीक है,
तो यह कुल 150 प्रश्न थे जो आपके 2019 की यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। आगे भी हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।